माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब और वरिष्ठतम नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, अपने इस क्षेत्र से हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रही बहन मंजू शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, पूर्व सांसद आदरणीय नातू सिंह जी गुर्जर, माननीय गोपाल जी शर्मा, माननीय बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रवण बगड़ी जी, आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी और पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, लोकतंत्र सेनानियों, भाइयों बहनों। वैसे आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब ने भी बहुत संस्मरण भी सुनाए और किस प्रकार से देश में आपातकाल लगाया था उसकी पूरी व्याख्या भी आपने की। किन परिस्थितियों में कैसे इंदिरा जी ने संविधान की हत्या की थी ये सब इन्होंने बताया। और कुछ हमारे आदरणीय अशोक परनामी जी ने भी आप सबके सामने वृत्तांत रखा। ये बात बिल्कुल सही है कि 1971 मार्च में चुनाव हुए थे लोकसभा के, और उस समय रायबरेली से इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा था और सामने थे राजनारायण जी। और यह बात भी सही है कि इंदिरा जी ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया था और अपने पीए को, जिसको सरकार से तनख्वाह मिलती थी, उसको अपना इलेक्शन एजेंट भी बना दिया था और तनख्वाह मिलती रही। तो राजनारायण जी ने अपील की थी, इलेक्शन पिटीशन हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया 12 जून को। और यह भी सही है कि उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। यह बात भी सही है कि उनको स्टे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति महोदय से और जबरन हस्ताक्षर करवा दिए। अब जबरन क्या, आप कह रहे हो कठपुतली थे, जो कुछ भी थे, मैं उस महामहिम पद के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने और हस्ताक्षर कर दिए। शनिवार और रविवार को संसद बुलाई, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं होता कि शनिवार और रविवार को कोई संसद बुलाई जाए। शनिवार और रविवार को संसद बुलाकर आनन फानन में और ये तय कर दिया, आपातकाल देश में लागू कर दिया। और आप और हम सब जानते हैं कि देश में आपातकाल कब कब लगता है। यदि बाह्य सेना का आक्रमण हो जाए, कोई दूसरे देश की सेना हम पर हमला कर दे तो आपातकाल लगता है। देश के अंदर कोई आंतरिक विद्रोह की स्थिति बने या और कोई ऐसी स्थिति बने, ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। संकट आया तो केवल इंदिरा गांधी जी पर आया कि वो मुख्य प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, और उनको जब स्टे नहीं मिला तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक हमारे विधायक को जब कोर्ट से सजा हो गई तो उसकी विधायकी भी चली गई थी। अपने यहाँ पर भी इस प्रकार का हुआ, और यह हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था है। लेकिन इंदिरा जी ने तो और सत्ता पर चिपके रहने का निर्णय किया। और आप सब जानते हैं कि 25 जून की रात को अचानक इमरजेंसी लगा दी और सारे देश के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी को गिरफ्तार कर दिया, हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी, इन सबको गिरफ्तार कर दिया, और कई पार्टियों के और नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। और अचानक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर भी और उन्होंने छापे मारे। और उस समय मैं भी प्रचारक था। ये बात सही है कि हमारे यहाँ लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, हमारे उस समय विभाग हुआ करता था, पाली विभाग, जालोर सिरोही पाली को मिलाकर के एक विभाग बनाया गया था। तो विभाग प्रचारक वो भी थे। उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, कैसे निकलेंगे बाहर। ये परिस्थिति ऐसी थी कि बाहर पुलिस आ गई, ऊपर से निकाल करके मोटरसाइकिल पर बिठा करके लक्ष्मण सिंह जी शेखावत को हमने अन्यंत्र भिजवाया और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो भी हमारे स्वयंसेवक थे, जो भी राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, उन सबको जेलों में बंद कर दिया।
और ऐसे बंद कर दिया कि पता ही नहीं न कहाँ रखा गया। हमारे गुमान मल जी लोढ़ा जो बाद में पाली के सांसद भी बने उस समय और जोधपुर से विधायक थे और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया। कईयों को, यानी हिंदुस्तान में कहीं से भी जो कोई भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित था या हमारे जनसंघ से संबंधित था, उन सबको जेलों में बंद कर दिया, बिना कारण के बंद कर दिया। काफी लंबा समय गुजर गया, अंदर कब ये बाहर निकलेंगे कोई पता नहीं, किसको कहां ले जा करके रखा है इसकी भी जानकारी नहीं। और एक दूसरा अत्याचार और किया, शायद घनश्याम जी भाई साहब भूल गए, वो था नसबंदी का एक ऐसा हमला कर दिया, नसबंदी कराने का। ये टारगेट दिए गए एक एक कंपाउंडर को, एक एक डॉक्टर को, कंपाउंडर को कि 10 लोगों की नसबंदी तुम कराओगे, डॉक्टर को कहा कि तुम 50 लोगों की नसबंदी कराओगे। अब लोग भागने लगे, किसी को पकड़ा, समझाया तो वो नसबंदी के लिए तैयार हुआ, उसकी नसबंदी की, कोई नहीं माना तो जबरन नसबंदी कर दी, कोई भागा। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लोग भागते थे और ये डॉक्टर्स अपनी जीप लेकर के और खेतों में जाते थे, और खेतों में जब घूमते थे तो लोग छुप जाते थे, फसलों के बीच में छुप जाते थे, वो ढूंढते रहते थे, ढूंढ ढूंढ करके कहीं भी मिला और उसकी वहीं पर और जीप में ला करके नसबंदी कर दी। किसी की खेत की माड़ में ही बिठा करके वहीं पर नसबंदी कर दी। ऐसे कई कुंवरों की नसबंदियां कर दी गई। ये सारी स्थितियां उस समय ऐसी बनी। प्रेस पर सेंसरशिप थी, प्रेस पर यानी एडिटोरियल ब्लैंक रहता था, खाली रखते थे। कई समाचार पत्र एडिटोरियल लिखते नहीं थे और समाचार भी वही छप सकता था जो वहां का कलेक्टर अनुमति देता था या पीआरओ अनुमति देता था। इसके अलावा कोई समाचार छप नहीं सकता था। अब ऐसी स्थिति बन गई कि क्या होगा इस देश का, कैसे अब ये लोग निकलेंगे, किसी को पता नहीं। अंदर जो जेल में बंद थे उनको यातनाएं दी गई। कईयों के, ये बात बिल्कुल सही है, कईयों के नाखून उखाड़ दिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। इतनी पिटाई हुई, हमारे नाथू सिंह जी को पता है, अभी मुझे बता रहे थे पीछे बैठे बैठे कि हमारी भी जबरन जोरदार पिटाई की। हमारे जोधपुर के राजेंद्र गहलोत जी जो अभी राज्यसभा के सांसद थे, उनकी इतनी पिटाई की। केरल में एक राजन की पिटाई की गई इतनी, यानी हमारे यहाँ पर तो भागते भागते पटक करके, पीट करके और मुंह पर जूते मार करके, पैर से मुंह पर, यानी ऐसी पिटाई की कि मतलब देखते हुए भी लोग कांपते थे। क्या होगा इस देश का। जबरन दुकानदार को उठा करके जेलों में बंद कर रहे हैं, कानून नाम की चीज नहीं है, जबरन नसबंदी करवाई जा रही है, समाचार पत्र छप नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में मैं इन जो केसरी बाना पहन के खड़े, मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करना चाहूंगा। जब इनको पता था पहले से कि जो पहले गए उनको यातनाएं दी गई, उनकी पिटाई हुई, भगा भगा करके पीटा गया, घरों में से उठा उठा करके लेकर के आए। पता नहीं कि किसी की बेटी की शादी होने वाली थी, उस व्यक्ति को उठा करके ले जाओ, उसकी बेटी की शादी रुक गई। किसी के घर में कोई जरूरी काम था, वो काम रुक गया। किसी की पत्नी के कोई डिलीवरी होनी थी, उसको अस्पताल जाना था और उस व्यक्ति को उठा करके जेल में बंद कर दे, उस परिवार की क्या स्थिति बनेगी अपन कल्पना कर सकते हैं। इतना विकराल ऐसा वातावरण बन गया था। और उस समय में अंदर बैठ करके सबने विचार किया, जो जेलों में बंद थे उन नेताओं ने कहा कि अब करना क्या चाहिए। तो करना यह चाहिए कि जेलें भरो। अब जेलें भरो तो संगठन किसके पास है, बाकी पार्टियों के पास तो कोई संगठन था नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आदरणीय बाला साहब देवरस ने कहा कि बोले हमारे स्वयंसेवक आंदोलन करेंगे और हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता भी आंदोलन करेंगे। तो सबसे ज्यादा यदि किसी ने आंदोलन किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने आंदोलन किया, ये जानते हुए भी कि अंदर जो जेल में बंद है वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कुछ भी पता नहीं। यातनाएं हुई, ये भी उनको पता था। लेकिन इस सब के बावजूद इन नौजवानों ने, जिनके लिए कहा जाता है ना, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, यानी ये लोग हिम्मत के साथ में उस समय आगे आए। और आगे आकर के भी क्या हुआ, मैं भी प्रचारक था, मुझे भी आंदोलन करवाने का निर्देश दिया गया था संगठन ने कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं होना है। अब उनकी हालत तो आज प्रणामी जी ने थोड़ी बता दी कि बहुत वास्तव में विकराल स्थिति थी
कि जो जेल गए वो तो गए, और जो बाहर थे उनके खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था, कहीं ठहरने का भी ठिकाना नहीं। मेरे पीछे 2000 का इनाम भी निकाल दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का वारंट भी निकाल दिया, क्योंकि मैं प्रचारक था और लिस्टेड था। ये सबको जानकारी थी, बचपन से ही हम स्वयंसेवक थे। अब उस समय ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे यहाँ पर मदन राठौड़ नाम लिखा हुआ था, बचपन में लिखा दिया, किसी दोस्त के साथ में जाकर के, और कोई मेले में गए थे, वहां नाम लिख दिया। तो अब वो ये यहाँ बैठे हैं, वो पीछे एक नजर पड़ गई मेरी, वो चैन सिंह जी, ये एडिशनल एसपी से अभी सेवानिवृत्त हुए। उस समय हमारे स्वयंसेवक हमारे साथ में ही थे। और एक डॉक्टर सृष्टि कुमार गर्ग जो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो भी स्वयंसेवक थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप पकड़े जाओगे, इस नाम से तो आपको कोई भी पकड़ लेगा। मेरा नाम रख दिया चंदनमल, वो चंदन करते थे शाखा में, तो उसके कारण से चंदनमल रख दिया। तो फिर मैंने कहा इसका काट दो, कि अभी काट दूं? मैंने कहा काट दो। मैंने यूं हाथ किया और चैन सिंह जी ने हाथ पकड़ा, वो पीछे मुझे दिख गया। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि बोले डरो मत, मैं पकड़ रहा हूं हाथ। मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के, और उसने वो ब्लेड ली, साधारण ब्लेड से लेके तो तिरछा गया, तो स्केल ला करके स्केल के सारे उसका यूं चारों ओर से काटा। अब वो तो निकले ही नहीं, खून बह रहा है, वो निकले ही नहीं। तो फिर ब्लेड से उसको यूं यूं छीला, वो पूरा छील के वो चमड़ी छोटी सी हो गई। अब उसमें टाके लगाए, तो लगाए कहां से? तो टाके लगाए तो यही साधारण सुई धागा, साधारण। भाई साहब मैं सत्य बात बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आज तो इंफेक्शन हो जाता है लोगों के, वो बैठे हैं सामने प्रत्यक्ष गवाह। आज देखो योग की बात है कि यहां मिल गए वो, नहीं तो मुझे ये कहते हुए भी सोचना पड़ता कि पता नहीं ये विश्वास करेंगे कि नहीं। यानी साधारण सुई धागा से 13 टांके लगे इस हाथ पर, और सुन्न नहीं किया। देखिए जुनून कैसा, जुनून भी ऐसा कि चमड़ी निकाल के ले गए, टांके लगाए, तो टांके में वो सब वो सल पड़ जाते हैं जोरदार ऐसे। अब मैंने कहा यार ये तो जिंदगी भर रहेगा निशान, कि कोई नहीं 2-3 महीने बाद में मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। वो भी इंटर्नशिप वाले थे, जानते तो कुछ थे नहीं विशेष रूप से। तो वो तब से मैंने लंबी शर्ट का वो पहनना शुरू किया। पहले वो मतलब टी शर्ट ही पहना करते थे हम लोग, प्रणामी जी की तरह, लेकिन उसके बाद मैंने ये पूरा पहनना शुरू किया, क्योंकि ये वो कट का वो निशान जो रह जाता था वो दिखता था सबको। तो अब ये तो इनको सहन नहीं हुआ, वो उस समय भी पकड़ के रखा था। इन्होंने एकदम से कहा अरे भाई कुछ कर, जल्दी कर, जो कुछ भी करना है। यानी इतनी हिम्मत थी उस समय। इसके बाद हमने ओम माथुर जी को भी आंदोलन कराया पाली से, और प्रत्येक यानी 68 लोगों को हमने पाली से आंदोलन कराया। मैं पाली में प्रचारक था। 68 लोगों के परिवार को देखना, ये जवाबदारी भी हमारी थी कि उनके परिवार में कोई संकट नहीं आने पाए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी कोई व्यवस्था भी देखना पड़े तो व्यवस्था भी देखना है। उस समय बहुत कम लोग थे जो हम लोगों को और कोई आश्रय देते थे, और हम सब ने वो भेष बदल करके, और उस समय का कोई कभी सरदार बन गए, कभी कोई और टोपी पहन करके, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दिया। यानी ये सब काम हम करते रहे। लेकिन हमने एक इमरजेंसी में एक आईटीसी चलाई, चलती फिरती आईटीसी। वो योजना से थी, कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करना था, प्रशिक्षण देना था कि किस प्रकार से हमको ये अखबार छापना है, स्टेंसिल्स काट करके कैसे वो हम क्रांति दूत निकालते थे, उदयपुर वाले क्रांति दीप निकालते थे, हमारा क्रांति दूत उधर भेजना पड़ता था, और उधर से क्रांति दीप राजा हमारे पाली की तरफ आता था, उदयपुर यानी जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर वगैरह इधर। तो ये हम किया करते थे। एक रमेश जी खांडी, चैन सिंह जी जानते हैं, खांडी एक ऐसा सुदूर गांव था जहां हमारे कार्यकर्ताओं को सजा देने के लिए सरकार नियुक्त करती थी। वहां हमने वो स्टेंसिल्स लगा करके अखबार छापने का काम किया। एकाएक पता चल गया, पुलिस से हमारा भी यूं 2-3 परिवार के लोगों से दोस्ती थी। एक बार तो भाई साहब मैं रात को ओम जी माथुर को मैंने कहा कि मैं आऊंगा आपको और मिलने के लिए रात को। उन्होंने कहा कैसे आओगे रात को? मैंने कहा मैं आ जाऊंगा कैसे भी करके, जेल में आऊंगा। मैंने रात को जेल में जाकर
और इन्होंने खरबूजा काट के रखा हुआ था हमारे लिए और वो विश्वास था कि आएगा जरूर। मैं रात को जेल में चला गया, जेल में जाकर के इन सब से मिल करके आया। सिरोही जेल में भी गया क्योंकि मुझे जालोर सिरोही पाली की जवाबदारी दे दी थी। तो ये आपके करण सिंह जी नेत्रा, गुलाब सिंह जी राजपुरोहित, ये सिरोही जेल में बंद थे। मैं सिरोही जेल में जाकर के भी मिल करके आ गया। ऐसी स्थितियां थी, संघर्ष करना था कि कैसे भी करके, और अपने लोगों को हिम्मत दिलानी थी। वो हिम्मत दिलाने का काम भी किया। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लोगों ने बहुत काम किया। जब मैं ये बता रहा था आईटीसी लगाई तो हल्दी घाटी लेके गए एक दिन, वहां पर अभी मैंने बाहर चित्र देखा था नरेंद्र भाई मोदी जी का सरदार बेस में, ये वहां आए थे। मुझे नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी जी हैं, हमको तो पता नहीं। ये तो उन्होंने प्रशिक्षण का थोड़ा कार्यक्रम किया, प्रशिक्षण दे करके चले गए। जब देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अपना वो चित्र दिखाया, तब हमको पता चला कि ये सरदार जी तो हमको उस समय मिले थे, इमरजेंसी में मिले थे। न उनको मेरा पता, न मुझे उनका पता, किसी को पता नहीं था। बाद में जब हम मिले तो मैंने कहा साहब आप ही थे? तो कहा हाँ मैं आया था आपके, मैं तो तुमको पहचान गया बोले। तो यानी उस समय की स्थितियां बहुत अलग थी। उन परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया, बाहर से भी आंदोलन चला, ये बात बिल्कुल सही है कि जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन चलाया था। उसके बाद में ताकत मिली मोरारजी देसाई से। जब उनके साथ में मोरारजी देसाई जुड़ गए तब ताकत मिली। और उस समय यानी 299 सीटें जनता दल से जीती 77 में। यानी 71 के मार्च में चुनाव हुए थे और फिर 77 में चुनाव हुए तो 6 वर्ष कर दिया। जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है संसदीय एक सांसद का, और उसने 6 वर्ष कर दिया और 77 में चुनाव करवाए। और 77 में इंदिरा जी हारी, उनका संजय गांधी हारा, और वो केवल 123 सीटें वो जीते होंगे और हम लोगों का स्पष्ट बहुमत मिला। राजस्थान में भी 150 सीटें अपनी जनता पार्टी ने जीती और आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। यानी ये देखिए उस समय